नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और आज हम अपने चर्चा की शुरुआत कर्नाटक से करते हैं। और कर्नाटक हम लोग लगातार वैसे पहले भी रहे हैं, लेकिन हाल में देखिए 2018 के बाद से लगातार ये चर्चा रही है। वहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहा है राजनीति में, और खास करके मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। जब कर्नाटक के जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया, कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, रोते रोते 1 साल तक काटा, फिर कैसे तख्ता पलट हुआ, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। फिर लगा जनता को कि नहीं भाई, किसी एक पार्टी को बहुमत दे दो, कम से कम ये सब चीज़ें ना हो। जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया, बम्पर बहुमत दे के जिताया, कांग्रेस ने सरकार बनाया। बावजूद इसके वो कुर्सी का नाटक अभी भी कर्नाटक में ख़त्म होता दिखाई नहीं दे रहा है जी। येदियुरप्पा माफ़ कीजिएगा, डीके शिव कुमार कहते हैं कि जो भी विधायक है वो मेरे हैं। हालांकि उनका संदर्भ कुछ और था, लेकिन वो संदेश भी जिसको देना चाहते थे वो दे चुके हैं। अगर कोई मसला नहीं है, सिर्फ मंत्रिमंडल फेरबदल की बात है, तो दिल्ली में डेरा डाले क्यों है विधायक जी। और बार बार सिद्धारमैया को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करूंगा। खड़गे दिल्ली से उड़ान क्यों भरते हैं कर्नाटक के लिए। हालांकि आला कमान कौन है, अब खड़गे तो तय करेंगे। तो पूरा कर्नाटक का मसला क्या है? देखिए, कर्नाटक का मसला वही है कि एक जब चुनाव परिणाम के बाद स्थिति आई कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो एक बताते हैं कि गोपनीय समझौता हुआ था कि 2.5 साल आप रहिए, 2.5 साल ये रहेंगे। और पहला 2.5 साल जो राजस्थान में हुआ था, जी, राजस्थान में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था और मध्य प्रदेश में भी हुआ था। अच्छा। लेकिन उसको कहीं भी कांग्रेस ने अमली जामा नहीं पहनाया। भरोसा पहले क्या है कि मामला शांत कराने के लिए कि शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक से चले, इस तरीके का एक समझौता कराया जाता, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। और उसका हाल क्या होता है ये हमने पंजाब में भी देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि किस तरीके से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, पार्टी में भी बड़ी टूट हुई। और अब कर्नाटक में भी वही सब कुछ चल रहा है। कर्नाटक में अगर आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी जो प्रतिद्वंदी गुट है, जैसे हमने देखा था कि ठीक है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रतिद्वंदी गुट था वो इतना प्रभावी नहीं था, लेकिन उसने उस लड़ाई ने पार्टी को भीतर से खोखला कर दिया। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सिंधिया ने पाला बदला, कांग्रेस वहां पर खत्म हो गई। हमने देखा कि राजस्थान में सचिन पायलट प्रतिद्वंदी बने, लेकिन वो बाद में वापस आ गए थे, समझौता कर लेते, लेकिन उस खींचतान से पार्टी को नुकसान हो गया। और अब हमने देखा कि पंजाब में किस तरीके से दोनों प्रतिद्वंदी गुट, चाहे वो अमरिंदर सिंह थे चाहे नवजोत सिंह सिद्धू थे, दोनों की आपसी लड़ाई कांग्रेस को भूल गए। जी, बाजवा भी थे, लेकिन बाजवा तो चलिए अब वहाँ पर वो कमान एक तरह से संभाले हुए हैं। लेकिन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा चुके हैं, चन्नी अब सांसद बन गए हैं, लेकिन साइडलाइन है अभी। शायद ही उनको अब आगे कोई ऐसी बड़ी भूमिका मिले। रंधावा है, बहुत गुट है वहाँ पे, तो बहुत कई सारे गुट हैं। तो अब आप देखिए कि जो कर्नाटक का जो मसला है, वहां पर जो डीके शिव कुमार हैं वो संगठन पर उनकी अच्छी पकड़ है। ठीक है कि विधायक खास तौर पर एक जाति वर्ग के जो हैं उसमें सिद्धारमैया की अच्छी पकड़ हो सकती है, केंद्रीय आलाकमान में अच्छी पकड़ हो सकती है, लेकिन पार्टी के संगठन पर और जनाधार की बात करें तो उसमें शिव कुमार काफ़ी हैवी वेट माने जा रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी का भी अप्रत्यक्ष समर्थन है डीके शिव कुमार को, क्योंकि आप देखिए कि वो लगातार हिम्मत दिखा रहे हैं। जिस तरीके से उनको बार बार समझा दिया जाता है, लेकिन फिर से वो जो बगावत की चिंगारी उभर कर आती है, वो दिखता है कि कहीं ना कहीं से उनको हवा दी जा रही है। अब वो आगे क्या बड़ा कदम उठाते हैं, क्या, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं कांग्रेस में एक और विभाजन देख रहा हूँ, तो क्या वो विभाजन कर्नाटक से ही कांग्रेस में शुरू होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ और है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपना गृह राज्य ही नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने गृह राज्य में ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पार्टी उनसे संभलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा, हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व में ये कह चुके हैं कि अध्यक्ष होने के बावजूद कि पार्टी आलाकमान तय करेगा। तो पार्टी आलाकमान कौन है, कौन क्या तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भी मतभेद बताए जाते हैं कि सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार में से कौन नेतृत्व संभालेगा, इसको लेकर ये दिखाता है कि इससे कांग्रेस को वहाँ पे बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब आपने बताया कि जैसे दर्शकों को कि हमारे जो वहाँ के विधायक हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, मंत्री कई दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं,
ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार कैसे चल रही है, जो जनहित के काम हैं वो कैसे वो पूरे होंगे। वहाँ पर वैसे ही पहले ही इस तरीके की चीज़ आ रही है कि फंड की कमी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो तमाम घोषणाएं की थी अपने घोषणा पत्र में, उसको पूरा करने के चलते विकास के जो पैसे हैं उसकी कमी हो गई है, विधायकों को फंड नहीं मिल रहा है डेवलपमेंट का। तो क्षेत्रीय स्तर पे कई सारे मुद्दे हैं जो नाराजगी का कारण बन रहे हैं, और कोई भी विधायक नहीं चाहता कि वो अगली बार विधानसभा नहीं पहुंचे। उसको भी अपने अगले चुनाव की चिंता है, साथ में उसको ये भी पता है कि राजनीति जो है अनिश्चितता भरी एक जगह है। अगली बार पहुंचे ना पहुंचे विधानसभा में, इस बार विधानसभा में है तो क्या पता मंत्री पद एक बार हासिल कर ले, तो हर एक की महत्वाकांक्षा है। जैसा कि डीके शिव कुमार ने कहा भी कि हर विधायक मंत्री पद पाने लायक है, तो ये उन्होंने जिज्ञासा भी जगा दी है। इतना ही नहीं, सीएम बनने लायक है ये भी ये उन्होंने जिज्ञासा भी जगा दी है, और ये भी दिखाया है कि मेरे साथ रहोगे तो शायद तुम्हारे को पद मिल जाए। तो कर्नाटक में, और अगर हम हाल का कुछ पिछले 10-20 वर्षों का ही अगर राजनीतिक इतिहास उठाकर देखेंगे तो वहां पर नाटक चलता रहा है। कर्नाटक में सत्ता का नाटक चलता रहता है, चाहे बीजेपी सत्ता में रही हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो। बीजेपी के 2-3 सीएम बन गए थे ना जी, और वो तो खैर येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के मामले में गए थे, तो वो लेकिन वहां भी अंतर विरोध कहीं कम नहीं है, भ्रष्टाचार कहीं कम नहीं है। बात ये आती है कि जब इनको गद्दी मिलती है तब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जब उनको गद्दी मिलती है तो वहां पे उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। पैसे वाला राज्य है, इसलिए भ्रष्टाचार के आरोपों से कोई बच नहीं सकता। तो ये जो दिखाता है कि कर्नाटक का जो नाटक है, अब ये देखिए, ये जो बगावत की चिंगारी है या जो इस तरीके के मतभेद हैं दो नेताओं के बीच, जिससे पूरी की पूरी पार्टी पर असर पड़ रहा है, ये अगर राहुल गांधी आज चाह लें या सोनिया गांधी जो भी नेतृत्व देख रहा है आज चाहे तो आज खत्म हो सकता है। लेकिन बस वो पकते रहो और चैन की नींद सोए रहो, ये जो चीजें हैं ना, ये पार्टी को बर्बाद कर रही हैं। क्या बीजेपी में एक भी ऐसा राज्य है जहां पर इस तरीके की आप हालत देख रहे हो? कुर्सी के लिए तो नहीं है, कुर्सी के लिए नहीं है, और अगर होगा भी तो आंतरिक रूप से चल रहा होगा, बाहर सड़कों पर नहीं दिखाई देता है। हमने देखा था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जब ये बात आई कि मुख्यमंत्री पद के कई सारे दावेदार हैं, अमित शाह पर्यवेक्षक के रूप में गए, किसी ने कोई कुछ चूं तक नहीं बोला। खुद जो अनिल विज जो कि सीएम पद के दावेदार थे, उन्होंने नायब सिंह सैनी का नाम का प्रस्ताव रख दिया था। तो ये एक आपको दिखाना चाहिए कंट्रोल आला कमान का होना चाहिए। यूपी में भी होता है कि मान लीजिए यूपी में भी केशव मौर्य योगी को लेके बातें होती हैं, लेकिन उसके प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण तो कुछ सामने आता नहीं है जी। और अगर जब भी ऐसा होता है तो दिल्ली में बुलाकर एक बार सबको समझा दिया जाता है। उसके बाद से कोई कुछ नहीं बोलता और सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन सर, एक चीज कर्नाटक को लेकर तो कहा ही जा रहा है ना कि आर अशोक और येदियुरप्पा के बेटे जो हैं उनके बीच भी तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और बीजेपी हिम्मत भी नहीं कर पा रही है कि वहां अध्यक्ष बदला जाए, क्योंकि वहां भी संगठन के चुनाव होने हैं। बिल्कुल, संगठन के चुनाव भी होने हैं। दूसरा, वहां पर भी जो जातिगत मुद्दा है लिंगायत से जुड़ा, तो कई सारे वहां पर भी समूह हैं जो कि एक बड़े आबादी के रूप में हैं, और न सिर्फ बड़ी आबादी के रूप में बल्कि वो अपना राजनीतिक प्रभाव भी बड़ा रखते हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए भी वहां पर संगठन में बहुत ज्यादा फेरबदल कर पाना और येदियुरप्पा के परिवार से दूर हो पाना। क्योंकि देखिए, वो जो वहां पर लिंगायत समुदाय हैं या जो उसके जो प्रभावशाली लोग हैं, उनका येदियुरप्पा में विश्वास है। ठीक है कि बहुत सारे लोग येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते होंगे, यहाँ दिल्ली में बैठकर हम येदियुरप्पा के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन आप जब कर्नाटक जाते हैं तब आप उनका येदियुरप्पा का प्रभाव देखते हैं कम्युनिटी के नेता के तौर पर। और जो कम्युनिटी प्रभावशाली हो तो उसको हटाना आसान नहीं होता है। ये भले ही ठीक है, आपने एक बार फैसला कर लिया था कि भाई 75 से ऊपर के लोगों को बड़े पद नहीं दिए जाएंगे, लेकिन येदियुरप्पा को देना पड़ा था। तो ये दिखाता है कि देना पड़ा था। केंद्रीय समिति में आप उनको रखे हुए हैं जो सबसे हैवी वेट बीजेपी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण है ना, जो सोशल इंजीनियरिंग जिसी को बोलते हैं, कि उससे आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बिहार में 2 लोग सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जिता कर लाए, तो ये जो सामाजिक समीकरण था बीजेपी ने इसको छेड़ा नहीं, ये विनिंग फॉर्मूला था, बीजेपी उस पर आगे बढ़ी है। तो राजनीतिक समीकरणों के साथ ही सामाजिक समीकरणों का ध्यान भी बड़ा रखना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस को देखिए, मसला इसको गद्दी मिले उसको गद्दी मिले ये नहीं है।
कांग्रेस एक नेतृत्व के रूप में गांधी परिवार हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये अपनी जो निर्णायक भूमिका है ना वो दिखा पाने में असफल रहे हैं। कर्नाटक का झगड़ा 2.5-3 साल से खिंच रहा है, ये चाहें तो 1 मिनट में समाप्त हो सकता है। साफ निर्देश देने की जरूरत है कि काम करिए और जिसको जिम्मेदारी दी गई है आप समीक्षा करिए कि अगर नहीं काम कर रहा तो उसको हटा के नया नेतृत्व लाइए। लेकिन आला कमान को अपना अपना दिखाना तो पड़ेगा ना, तो आप दिखा क्यों नहीं रहे हैं? क्यों आप सिर्फ वो बस उसको बस खींचे जा रहे हैं? और उस खींचे जाने के चलते सबसे ज्यादा कोई प्रभावित हो रहा है तो जनता प्रभावित हो रही है, उसके बाद आपकी पार्टी भी प्रभावित हो रही है। तो कर्नाटक को कांग्रेस ने जीता था बहुत सारी उम्मीदों को और बहुत सारी आशाओं को दिखाकर, लेकिन वो सारी की सारी विफल होती नजर आ रही है। बिल्कुल। और कर्नाटक के लिए या कांग्रेस के लिए हम कह सकते हैं कि बयानवीर से ज्यादा अभी फिलहाल कर्मवीर बनने की ज़रूरत है जी। लेकिन सर अब पश्चिम बंगाल चलते हैं। एसआईआर को लेकर घमासान है, कई बीएलओ ने आत्महत्याएं कर ली है। हालांकि एक तस्वीर ये भी आ रही है कि कई लोग बंगाल छोड़ के लौट भी रहे हैं जी। बॉर्डर पे भी भीड़ भाड़ बढ़ गई है जी। लेकिन बंगाल की सियासत को देखते हुए इस वक्त आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति है वहाँ पर? देखिए, अभी हमने देखा कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है और ये रिवर्स माइग्रेशन दिखा रहा है कि लोगों में भय पैदा हो रहा है कि भैया हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, आज अनुकूल माहौल है निकल लीजिए, कल को ज़्यादा सख्ती हुई तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, अपने मूल देश जाना मतलब असंभव हो जाएगा और फिर वो जो निर्वासन केंद्र होते हैं या जेलों में समय बिताना पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि ये जो ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, ये कैसे न सिर्फ मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है बल्कि घुसपैठियों को देश से खदेड़ने का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है इस अभियान के जरिए। और ये अपने आप में बहुत बढ़िया अभियान है। सभी नागरिकों को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। राजनीतिक दलों को पूर्ण सहयोग करना चाहिए। राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि कोई जो अगर सत्ताधारी दल, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो जैसा कि वो आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे दल की भाई हमारे क्षेत्र में हमारे मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं, हमारे जो वोट बैंक है उसको हटाया जा रहा है। तो आप भी ध्यान रखिए कि जो आपके वोटर हैं क्या उनके नाम कहीं हटाए तो नहीं जा रहे, अगर वो सही पात्र मतदाता हैं तो ये सबको मिलजुल कर और मतदाता सूची का शुद्धिकरण क्यों नहीं होना चाहिए और भारतीयों के मत से ही भारत की सरकार या राज्यों की सरकार निर्वाचित होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और इसको इस अभियान को सफल बनाने का सिर्फ काम जो जिम्मा है वो हमारे बीएलओस पर नहीं है, हमारे निर्वाचन आयुक्त पर नहीं है, हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग पर नहीं है, सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है कि इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग दें। और कुछ ऐसी हमने भी स्टोरीज देखी कि भाई जो बीएलओज हैं वो काम के अत्यधिक बोझ से परेशान होकर सुसाइड कर ले रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। ये सही है कि बीएलओस पर बहुत ज़्यादा बोझ है और ये भी सही है कि जो डेडलाइन है काम पूरा होने की वो बहुत जो इतना बड़ा देश है, इतने बड़े राज्य हमारे, उसके हिसाब से वो लगता है कि वो बहुत कम समय दिया गया है। लेकिन ये एक महाअभियान है और राष्ट्रीय अभियान बिहार वालों से सीख लेना चाहिए। बिहार वालों से सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से अभियान को सफल बनाया गया। 1 महीने 1.5 महीने में सब हो गया। जी। और आप देखिए कि ये जो जब भी ऐसा कोई बड़ा अभियान चलता है ना तो उसमें सभी से कुछ ना कुछ अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने के लिए यदि किसी बीएलओ भाई बहन को थोड़ा सा अतिरिक्त श्रम भी करना पड़े तो उसको करना चाहिए, क्योंकि वो एक लोकतंत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। ये आप एक बड़ा महाअभियान, देश के महाअभियान में भाग लेने जा रहे हैं, उसमें आप एक योगदान दे रहे हैं जो आपके परिजन भी जिस पे गर्व करेंगे, देश तो गर्व करेगा ही। तो इसमें आपको परेशान, ठीक है कि मानसिक दबाव होगा, जो श्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप लोकतंत्र के लिए, आप मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए आप जो काम कर रहे हैं, आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्हें भारत ने इस दायित्व के लिए चुना है। तो ऐसे देखिए अपनी इस भूमिका को, ना कि मेरे को 1000 फॉर्म भरवाने हैं, मैं कैसे करूं, ये सब से आप ये सोचेंगे तो नेगेटिव ही चीज़ें मन में आएंगी। पॉजिटिविटी के साथ इस अभियान को असफल बनाइए, देश आपके साथ है। बिल्कुल। और अगर इस तरह का अगर ख्याल भी आए कि मुझे आत्महत्या करना है, मैं काम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने आसपास के लोगों को बताइए, अपने सीनियर को बताइए, शायद वहां से कुछ सॉल्यूशन निकले। बिल्कुल। और ऐसे मंच हैं बिल्कुल कि आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। कोई आप पर दबाव डाल रहा है, कोई मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो आप आगे जरूर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो मंचों का उपयोग कीजिए। आत्महत्या समाधान नहीं है, वो आप तो चले गए जहां भी चले गए, लेकिन आप अपने परिवार को मुश्किल में छोड़ गए। बिल्कुल। और डर
है या फिर कोई दबाव है, ये आपको तय करना पड़ेगा। एक आखिर में सवाल ले लेता हूँ सर, वो बिहार से, क्योंकि कैबिनेट का बंटवारा हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, प्रधानमंत्री भी गए, 14 बीजेपी के मंत्री बने, जदयू के 8 ही बने। ये पहला मौका है, शायद वर्तमान में देखें तो दिल्ली को छोड़ के भी ये बिहार में पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं है। पूरा सिनेरियो को कैसे देखते हैं? वो नीतीश कुमार का विजुअल्स, प्रधानमंत्री के हाथ को पकड़ के खड़ा करना, फिर एयरपोर्ट पे झुकते हुए पैर छूने की कोशिश करना, जी तमाम चीज़ें शपथ ग्रहण के दौरान हुई। नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे थे तो कई बार उनको लड़खड़ाते हुए भी देखा गया कि वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, वो व्यक्ति ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था जो 10 बार ऑलरेडी शपथ ले चुका है और अच्छा खासा क्वालिफिकेशन भी है उनके पास। तो क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो अभी गृह मंत्रालय मिला है, एक तो क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, नहीं वो तो इससे पहले भी थी। हाँ, इससे पहले भी थी, लेकिन इस बार एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, उसके वोट उसको अच्छे मिले हैं। और दूसरा, ठीक है कि चेहरा नीतीश कुमार थे, लेकिन जो संसाधन थे, जो शक्ति थी, जो पूरा का पूरा जो चुनाव की रणनीति थी, वो बीजेपी की थी। और अगर केंद्र का सहयोग नहीं मिला होता तो क्या वो 10,000 रुपये नीतीश कुमार दे दिए होते सबको। और दूसरा, नीतीश कुमार को मुझे लगता है ये समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार ने भले नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाओ या उनको सत्ता में नहीं पहुंचने दो के अभियान कई बार चलाए हों, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाओ या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंचाओ। उन्होंने बार बार, और खासतौर पर बीजेपी ने बार बार, जब भी, जैसा आपने जिक्र किया अभी, कि जब भी बड़ी पार्टी भी बने तो नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाओ, नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाओ, नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाओ। और ये काम, और नीतीश को पहली बार भी मुख्यमंत्री अटल जी ने बनाया था, जबकि नंबर्स नहीं थे, उसके बावजूद बनाया था। और वहां से हटे तो केंद्र में मंत्री भी बनाया। तो ये लगातार, मुझे लगता है कि ये शायद, और जैसा आपने कहा कि एयरपोर्ट पर दिखाया कि पैर भी छू रहे हैं, तो ये शायद नीतीश को समझ में आ गया कि मैं भले ही बार बार प्रयास करूं, लेकिन वो कभी प्रयास नहीं करते मुझे सत्ता से दूर करने का। और अब वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं रहेगी ना कि अब वो 4 साल 5 साल बाद क्या होगा, क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनेंगे, अब तो वो समय भी नहीं रहा ना। जी, और दूसरा, नीतीश कुमार को ये भी समझ में आ गया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। देखिए 10 बार मुख्यमंत्री बन गए, वो एक न सिर्फ बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं, बल्कि वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जिस तक पहुंच पाना शायद किसी अन्य के लिए बहुत असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता निश्चित तौर पर, लेकिन बहुत मुश्किल होगा कि 10 बार सीएम बन पाना किसी एक व्यक्ति के लिए। तो वो जो लकीर खींच दी है उन्होंने, और अभी भी उनका ही चेहरा चल रहा है। और 5वें टर्म में इतना बड़ा बहुमत लाना, वो और ऐसी भी कुछ व्यवस्था हुई बताई जाती है कि ठीक है कि चेहरा नीतीश ही रहेंगे, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य कारणों से वो चाहते थे कि उनका जो दायित्व है वो कुछ बट जाए। और चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर जो सरकार पर सवाल उठे थे, क्योंकि कुछ एक आध मर्डर हुए थे, बैंक रॉबरी हुई थी, दुकानों में लूटपाट हुई थी, इस तरीके की घटनाएं लगातार आ रही थी। तो कानून व्यवस्था जो है नीतीश कुमार के लिए एक बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था को बिहार की सुधारा है और वो नहीं चाहते कि कभी भी कानून व्यवस्था बिहार की पटरी से उतरे। तो हो सकता है कि वो स्वास्थ्य कारणों से शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो उन्होंने भी ये बात बीजेपी की मान ली हो, बीजेपी का प्रस्ताव मान लिया हो कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी देखेंगे या बीजेपी जिसको भी देना चाहे वो देख लेगा। और सम्राट चौधरी पे नीतीश का एक विश्वास बना है। ये जो बिहार के लोग राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, उनके द्वारा भी कहा जाए कि सम्राट चौधरी के लिए एक बार नीतीश कुमार तैयार हो गए कि हाँ, मैं अपनी जीती हुई सीट भी सम्राट चौधरी के लिए उन्होंने छोड़ दी थी जी। तो एक विश्वास उनका तो उन पे बना है जी। और ये विश्वास जल्दी नहीं बनता है। जो सुशील मोदी पर विश्वास था कभी नीतीश कुमार का, वो अगर सम्राट चौधरी पे बना है तो ये सम्राट चौधरी की राजनीतिक शैली की भी बड़ी जीत है कि वो नीतीश कुमार का विश्वास इतने में सफल रहे जिनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि मैं जब तक पगड़ी बांधी थी कि ठीक है, मैं जब तक नहीं इसको उतारूंगा जब तक उनको सत्ता से नहीं हटा देता। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।